अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। बहुत सारी टाइप्स हमने देखी थी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी की सारी हमने डिटेल में पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बात, जो आज का हमारा टॉपिक है ये क्लास 9th और सेकेंड ईयर दोनों का कॉमन टॉपिक है, तो दोनों के लिए ही ये होगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी जो कंप्यूटर की जो हमारा चैप्टर है, चाहे 9th का सेकंड चैप्टर और सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर, उसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और किसी न किसी फंक्शन की डेफिनेशन भी आ सकती है। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने इसकी आउटलाइन पढ़ी थी। कहाँ पर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉपिक में, ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक था फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही सारी की सारी चीज़ें, लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो हमें जैसे कि पता है कि कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सबसे पहला काम, हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, पहली बात। दूसरा, वो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, हमें कंप्यूटर को यूज़ करने के काबिल बनाता है। आए ज़रा आप देखते हैं, जो हमारे पास पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। नाम से जाहिर है क्या कर रहा होगा, यहाँ पे मेमोरी को मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में क्या लिखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इन सब के बारे में, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। मेमोरी मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच परफॉर्म्स मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच परफॉर्म प्रोसेस मैनेजमेंट। ये तो बात सबको पता है। एग्जामिनर जो पेपर चेक करने के लिए वहां पे बैठा हुआ है उसे भी ये बात पता है। आपको मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप बताएंगे कि मेमोरी मैनेज कैसे करता है। उसी तरह प्रोसेस मैनेजमेंट होती कैसे है, फाइल मैनेजमेंट कैसे होती है, उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। इसके ऊपर नहीं मिलेंगे कि आपने बता दिया कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। वो जब हमने हेडिंग के बाद ये पॉइंट्स बनाए वहीं पे पता चल गया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। जैसे मैंने लिखा फंक्शन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये तो यही से अंदाजा हो गया। अब हमने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि ये मैनेज करता कैसे है। तो पहला है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। हमें एक बात पता है कि कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि वो मेन मेमोरी में लोड ना हो जाए। तो वो क्या कर रहा है? मेमोरी को मैनेज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है कि किस प्रोग्राम को, किस सॉफ्टवेयर को, किस एप्लीकेशन को रैम में कितनी स्पेस चाहिए। जरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रैम है 2 GB की, 2 GB की रैम है। अब मैं एक प्रोग्राम चलाता हूं, प्रोग्राम नंबर ए। उस प्रोग्राम को 1 GB की रिक्वायरमेंट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर उस प्रोग्राम ए को 1 GB की ही स्पेस एलोकेट करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या किया उसने? कैसे मेमोरी मैनेज की? जितनी रिक्वायरमेंट थी 1 GB की, उतनी ही रिक्वायरमेंट उसने क्या किया? रैम में एलोकेट की, उतनी ही स्पेस रैम में एलोकेट की। इसी तरह जैसे ही इस प्रोग्राम को हमने क्लोज कर दिया, यानी कि इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, अब क्या होना चाहिए? क्या ये मेमोरी रिजर्व रहनी चाहिए? क्या जवाब होगा? अगर इसी तरह मैं बार बार मेमोरी रिजर्व करता रहूं, फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम मैं 3 दफा चलाता हूं, मेरी टोटल मेमोरी कितनी थी? 2 GB। प्रोग्राम मैंने 3 दफा चलाया, फर्स्ट टाइम में 1 GB रिजर्व हो गई, यानी कि अब मेरी टोटल रैम कितनी रह गई? 2 GB से कम होके। सेकेंड टाइम मैंने चलाया, दोबारा 1 GB। इसका मतलब है इसके बाद थर्ड कोई मैं एप्लीकेशन नहीं चला सकता। मेरी तो 2 GB, 1 GB, 1 GB, 2 GB पूरी हो गई। इसका मतलब अब कोई एप्लीकेशन नहीं चला सकता। तो ऐसा नहीं है। क्या होगा? जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस स्पेस को जो उस प्रोग्राम ने ली हुई है, जो उस प्रोग्राम को एलोकेट की थी, जैसे ही ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा, जैसे ही क्लोज कर देंगे, ये उसके दी गई रिक्वायरमेंट को, दी गई स्पेस को वापस मेन मेमोरी का हिस्सा बना देगा। यानी जब ये वाला प्रोग्राम चला, हमारी रैम 2 GB से 1 GB रह गई थी। अब जैसे ये क्लोज हो गया तो हमारी रैम वापस 1 GB ऐड हो गया और वापस कितनी हो गई? 2 GB। यानी कि जितनी स्पेस उसने ली थी वो वापस मेन मेमोरी का हिस्सा बना दिया। तो अब अगर देखा जाए तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या हो रहा होता है? नंबर 1, स्पेस एलोकेट किया जा रहा होता है।
किसको? किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को। उसके बाद वो ट्रैक करता रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता रहता है। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, जैसे ही सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, फौरन उसको एलोकेट की हुई स्पेस वापस रैम के अंदर मुंतकिल कर देता है, उसको वापस रैम का हिस्सा बना देता है। अब अगर आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 2-3 एप्लीकेशंस हम ओपन करते हैं उसके बाद स्लो हो जाता है। वजह, मैंने उसी तरह फॉर एग्जांपल प्रोग्राम ए रन किया, 1 GB स्पेस खत्म हो गई। प्रोग्राम बी रन किया, 512 MB स्पेस खत्म हो गई। प्रोग्राम सी रन किया, 300 MB खत्म हो गई। तो अब देखा जाए तो मेरे पास रैम बाकी प्रोसेस के लिए बहुत कम रह गई है। तो ऑटोमेटिकली इसी वजह से हमारी रैम में जब स्पेस कम है तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। सेकंड हमारे पास आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस किसको कहते हैं? कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा हो, द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बात समझ आई? द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम जिस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। अच्छा, अब यहां से क्या पॉइंट पता चला? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से मुराद प्रोग्राम कहां पर है? प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है रैम में, मेन मेमोरी के अंदर उस वक्त प्रोग्राम मौजूद है जिस वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो अब यहां पे क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज कर रहा होता है? मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, कि कैसे प्रोसेस होगा, कैसे कंप्यूटर के रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे किसी एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को, किस तरह एलोकेट किए जाएंगे। स्पेशली यहां की मैं बात बताऊं, इसके अंदर स्पेशल जिक्र किया जाएगा सीपीयू टाइम का, कि एक प्रोग्राम को सीपीयू का कितना टाइम प्रोवाइड करना है। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूं तो कैसे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सकती हैं, वो क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन? प्रोसेस मैनेजमेंट। एग्जांपल लेते हैं, मेरा प्रोग्राम ए है, मिसाल के तौर पे उसको 5 मिलीसेकंड का टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। प्रोग्राम बी है, उसे 2 मिलीसेकंड का टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। और प्रोग्राम सी है, उसे फॉर एग्जांपल 1 मिलीसेकंड का टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? कैसे मैनेज करेगा? अगर हम देखें इसके सॉफ्टवेयर को कैसे उसने मैनेज करना है, ओवरऑल सीपीयू टाइम की बात करते हैं। पहला प्रोग्राम 5 सेकंड में रन हुआ, दूसरा प्रोग्राम 5 + 2 कितना हो गया? 7 सेकंड में रन हुआ, और तीसरा प्रोग्राम 7 + 1 कितना हुआ? 8 सेकंड्स में रन हुआ। ये हम ओवरऑल सीपीयू टाइम की बात कर रहे हैं कि पहला 5, दूसरा 2 सेकंड, 5 + 2 7 सेकंड लगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपीयू को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद फिर 1 सेकंड, यानी 5 + 2 7 और 1 8, टोटल टाइम हमें ये लगा। अब देखते हैं कि कैसे एफिशिएंसी इसकी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। 3 प्रोसेस थे, मैं डिवाइड कर देता हूं 3, क्या रिजल्ट आएगा? 6.67 मिलीसेकंड। ये हो गया मेरे पास सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, इसी प्रोग्राम की हम एग्जीक्यूशन के जो सीक्वेंस है उसको चेंज करते हैं। ए बी सी पहले प्रोग्राम मेरे पास एग्जीक्यूट हुआ था, अब मैं बी सी ए को एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो प्रोग्राम नंबर बी कितना टाइम? 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, कितना बन गया? 8 डिवाइडेड बाय 3, क्या रिजल्ट आया? 4.43 मिली सेकेंड। तो क्या पता चला कि क्या ये वाला सिनेरियो फास्ट नहीं है? सेकंड सिनेरियो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इसी तरह मैनेज करता है कि एफिशिएंटली सीपीयू टाइम और रिसोर्सेज कैसे दिए जाएं कि तेज प्रोग्राम चल सके, एफिशिएंटली प्रोग्राम चल सके। तो यहां पर प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होगा? कैसे सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा? ये वाला मुझे लगा कि मेरे पास एफिशिएंट है, तो इस सीक्वेंस के अंदर उसने ऑपरेट करवा देना है, इस सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करवा देना है। इसी तरह आप मुख्तलिफ सीक्वेंस लाएं, चेक करें और फिर आप मुझे बताएं कि कौन सा सीक्वेंस फास्ट है। मैंने जैसे पहले में एबीसी के प्रोग्राम ए पहले एग्जीक्यूट हुआ, बी एग्जीक्यूट हुआ, फिर सी एग्जीक्यूट हुआ। सेकंड में मैंने सीक्वेंस रखा बीसीए, और थर्ड अब आप जरा खुद करें जिसमें सीबीए, सीएबी, इस तरह मुख्तलिफ सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करवाएं और देखें कि सबसे कम टाइम कहां पे लगता है और कौन सा सीक्वेंस बनेगा जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करेगा। थर्ड हमारे पास क्या आता है? फाइल मैनेजमेंट। नाम से जाहिर है फाइलों को मैनेज कर रहा है।
क्या कभी मेरे सामने एक हार्ड डिस्क पड़ी है, उसमें डेटा पड़ा है, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं बगैर कंप्यूटर के? चलिए मेरे पास कंप्यूटर भी मौजूद है, लेकिन उसमें विंडो या किसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, विंडो नहीं है, लिनक्स नहीं है, यूनिक्स नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, किसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम वहां मौजूद नहीं है, तो क्या मैं अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूं? क्या जवाब होगा? नहीं, हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या पता चला कि फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी फाइल को मैनेज कर रहा है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम आसानी के साथ अपनी फाइल को एक्सेस कर सकें, हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक समझ लें, सादा अल्फाज में मैं कहूं, अगर हम सारे, क्योंकि ज्यादातर विंडो इस्तेमाल करते हैं तो मैं विंडो का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताऊं कि एक सीक्वेंस होता है, माई कंप्यूटर, उसके बाद सी ड्राइव, फिर फोल्डर, सब फोल्डर। ठीक है, क्या सीक्वेंस हमारे पास बना? सबसे पहले ड्राइव, सी डी ई एफ जो भी ड्राइव होगी, उसके बाद फोल्डर, और फोल्डर के बाद सब फोल्डर। अगर जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो हमने फोल्डर में भी अपनी फाइल्स रखी होती है, वरना सब फोल्डर में भी फाइल रखते हैं। तो ये चीज होती है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, सारा कुछ फाइल से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है हम वो कहां पे करेंगे? फाइल मैनेजमेंट के अंदर। कॉपी कर सकते हैं डेटा, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है? फाइल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईओ मैनेजमेंट। आईओ किसके एब्रीविएशन है? इनपुट, आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, नाम से जाहिर है कि यहां पे किस चीज को मैनेज कर रहा है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, कि कौन सा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस एग्जीक्यूशन के बाद हमें रिजल्ट आउटपुट की किस डिवाइस पे चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में मौजूद हैं, इन सबको मैनेज कर रहा होता है आईओ मैनेजमेंट। अच्छा, अब सिंपल बात है, हमने देखा है कि कभी भी मैं अगर कोई प्रोग्राम रन करता हूं, अगर मुझे प्रिंटिंग की जरूरत है तो वो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने टेक्स्ट फाइल को प्रिंट की कमांड दी और वो जो प्रिंट होना था, प्रिंट होने के बजाय स्पीकर से मुझे साउंड सुनाई देना शुरू कर दे। इसी तरह अगर मैंने कभी सॉन्ग एग्जीक्यूट करवाया, सॉन्ग को चलाया हो, तो सॉन्ग की आउटपुट कहाँ आनी चाहिए? स्पीकर के ऊपर। कभी ऐसा हुआ कि वो स्पीकर पे आने के बजाय मुझे प्रिंटिंग देना शुरू कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि आईओ मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है उसमें सारी चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रॉपरली। किस इनपुट के ऊपर कौन सी हमें आउटपुट चाहिए, कहाँ पे आउटपुट चाहिए, किस इनपुट को हमने कौन सी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेनी है, इन सबको मैनेज करता है आईओ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है। नेटवर्क जब भी हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, उसे क्या हम बोलते हैं? नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और डिफाइन करें, प्रिसाइज कर लेते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। कौन सी? विंडोज एनटी, नेटवर्किंग विंडो। नेटवर्किंग विंडो लिनक्स नेटवर्किंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, उसी तरह यूनिक्स नेटवर्किंग को सपोर्ट करती है। लास्ट टॉपिक में हमने मल्टी यूजर में पढ़ा था कि जो हमारे विंडो 2000 से अप वर्जन है वो सारे कौन से? मल्टी यूजर में, और जो उससे डाउन वर्जन है वो सारे सिंगल यूजर में। मल्टी यूजर से क्या मुराद था? कि हम सर्वर बना रहे हैं और एक ही वक्त में एक से ज्यादा यूजर उसको यूज कर रहे हैं। तो यहां पे वो क्या कर रहा है? नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, किस यूजर को पासवर्ड असाइन करना है, किस यूजर को हमने कितने टाइम के लिए नेटवर्क में एक्सेस देनी है। ठीक है, किस यूजर को हमने नेटवर्क में कौन कौन सी ड्राइव पे एक्सेस देनी है। देखा होगा आपने अक्सर कि जब मैं नेटवर्क में बैठा हूँ कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज के, तो क्या होता है? हर यूजर को, हर स्टूडेंट को एक उसकी ड्राइव को एक्सेस दे दी जाती है, उसके अलावा वो किसी और ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सारी मैनेजमेंट कहाँ पे आती है? नेटवर्क मैनेजमेंट में। नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, किसी को हमने पासवर्ड लगा के ब्लॉक करना है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट में नेटवर्किंग रिलेटेड एक्टिविटीज सारी नेटवर्क मैनेजमेंट में। इसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें क्या वायरस से प्रोटेक्ट कर रहा है? हैकिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल बात यह है कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से प्रोटेक्ट कर देता तो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां एंटीवायरस क्यों बनाती और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों करप्ट होता, क्यों हमारी फाइलें खराब होती? अगर हैकिंग से बचाता तो क्यों हमारे कंप्यूटर का डेटा हैक होता? ये वायरस से नहीं बचाता, ये हैकिंग से नहीं बचाता, ये किससे बचाता है?
अनऑथराइज एक्सेस से, कि मेरे फाइल के, मेरे कंप्यूटर में जो फाइल पड़ी है, मेरे कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा है, वो कोई और यूजर जिसको अलाउ नहीं है वो एक्सेस ना कर सके। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। हम देखते हैं कि हम अपने विंडो के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड असाइन कर देते हैं हर यूजर को। जितने भी मेरे घर में यूजर हैं, आपके घर में यूजर हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जितने भी यूजर हैं, हम उनको पासवर्ड असाइन करते हैं और उस पासवर्ड के बगैर वो लॉग इन नहीं हो सकता। और हर यूजर का अपना अकाउंट है तो वो दूसरे यूजर की फाइल्स को नहीं छेड़ सकता। तो ये कहाँ है? प्रोटेक्शन सिस्टम में। स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वो हार्ड डिस्क हो, वो सीडी हो, वो डीवीडी हो, वो यूएसबी हो, तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है, स्पेस ट्रैक करता रहता है। ठीक है, तकरीबन ये वैसे ही है जैसे मेमोरी मैनेजमेंट था, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट में हमने रैम की बात की थी, यहां पे हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, कि वो फ्री स्पेस को ट्रैक करता रहता है। जहां पे फ्री स्पेस मिलेगी वहां हम डेटा पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसी तरह डेटा हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो ये यहां पर सारी की सारी कौन सी एक्टिविटीज आ रही है? स्टोरेज मैनेजमेंट की। और लास्ट जो हमारे पास है, कमांड इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। नाम से जाहिर है कमांड इंटरप्रीटर, कमांड को इंटरप्रीट करने वाला, कमांड को ट्रांसलेट करने वाला। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करे, किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, कि हम इजीली उसमें कमांड्स लिख सकते हों। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर आपने CMD का नाम सुना होगा। CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, वो क्या है? कमांड इंटरप्रीटर। क्या करते हैं हम उसमें? कमांड इंटरप्रीटर में हम कमांड्स देते हैं, किसमें? इंग्लिश फॉर्म के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, या जो भी हमारी कमांड्स हैं उस सिंबॉलिक फॉर्म में हो या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हो, वो हम कमांड इनपुट करते हैं और कमांड इंटरप्रीटर क्या करता है? उसको ट्रांसलेट करके मशीन को इनपुट करता है, उसको ट्रांसलेट करके क्या करता है? हमारी दी गई कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये काम किसका था? कमांड इंटरप्रीटर का। और अभी जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, कौन सी? हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा है? CMD। ये क्या करता है? कमांड इंटरप्रीट करता है। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, लेकिन आपको मैं बता दूं, पिछला जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है उसमें मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये बात बहुत गलत है। आपको आता है या नहीं आता वो बात की बात है, कम से कम आपने अटेम्प्ट उसको ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको कितना पहुँचा, कितना आपने उससे फ़ायदा उठाया, क्या उसको आपने समझा या नहीं समझा। तो नेक्स्ट भी मैं आपको बता दूं कि आज मैं इंशाल्लाह उसकी सोल्यूशन फाइल अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने करना ये है कि कॉपी के ऊपर उसको नोट करना है क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन नहीं लिखनी, सिर्फ जो सही ऑप्शन है वो लिखनी है। ठीक है, 24 क्वेश्चंस हैं, उसकी आपने पिक्चर लेनी है। ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने मुझे जुमेरात तक, 4 दिन बहुत होते हैं, तो जुमेरात के दिन तक आपने उसको मुझे भेजना है। और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो संडे को, जो आने वाली संडे है उस संडे को टेस्ट होगा, और उम्मीद है उस संडे तक हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका होगा। तो उस टेस्ट के अंदर कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 शामिल होगा। अल्लाह हाफिज़।